हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो उसको अच्छा चलाना, ठीक है। ये जो मैं शुरू में आके बोलती रहती हूँ इसे एक डायलॉग समझ के ऐसे मत भूल जाया करो। अगर आप सीरियस है, मतलब थोड़ा सा ज्ञान दे लेती हूँ उसके बाद क्लास शुरू करूंगी। अगर आप सीरियस हैं सिलेक्शन लेने के लिए तो अपना जो भी डेली का टारगेट आप रख रहे हैं उसको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद रील स्क्रॉल करनी है, ठीक है। मुझे पता है आप लोग ज्यादातर रील स्क्रॉल कर रहे होंगे क्योंकि आप डिमोटिवेट हो रहे होंगे और डिमोटिवेट होने के बहाने से आपको रील देखने का मौका मिल रहा होगा कि थोड़ी देर में मूड फ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से पढ़ूंगा। ऐसा ही होता है ना, मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ऐसा ही कर रहे होंगे आप लोग। तो अगर आप सीरियस है सिलेक्शन लेने के लिए तो ऐसा नहीं करना है, जो भी आपका टारगेट है उसे कंप्लीट करना है। और अब देखो रिवीजन का टाइम है, आपने रिवीजन करते रहना है, हर चीज का जितना आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करते रहना है। साथ में डेली का एक टेस्ट पेपर लगाना शुरू कर देना है और उसका डीप एनालिसिस का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, छूट गया है, तो उसका सॉल्यूशन एक अपना नोटबुक लेनी है, उसमें लिखना है, उसका बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर का हर क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है और आप उसे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगी मूर्खता। तो मूर्खता आपने नहीं करनी है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछा गया है वो आपसे सॉल्व होना कंपलसरी है, ठीक है। सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक नोटबुक बनानी है, उस पर उसको लिखना है, विद सॉल्यूशन लिखना है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अभी यहाँ आती हूँ और हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। तो आज हमारी नंबर सिस्टम की पहली ही क्लास है, तो हम क्या करेंगे, बेसिक सीखेंगे, ठीक है ना। नंबर सिस्टम का बेसिक से शुरू करेंगे और उसी बेसिक से रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व। और आज मैं आपसे नहीं कहूंगी कि अगर आपको बेसिक आता है तो ये क्लास आप नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि क्लास देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो बेसिक आज हम कराएंगे उसी बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछे गए हैं, बच्चे से भ्रम में रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो ये भ्रम टूटेगा। आज आपका सारे क्वेश्चन रेलवे के हैं, ये आपका सिलेबस है, एक बार आप देख लेंगे। नंबर सिस्टम के लिए 4 क्लासेस मैंने रखी है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी चीज आपकी छूटे। जो आपके पेपर में आई हुई है और जो आने की संभावना है वो सारी चीजें आप तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बोल रखा है कि अगर आप ये सिलेबस कंप्लीट करते हैं और साथ में जो हमारी पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही थी वो अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको ये बोल रखा है, ठीक है। तो ये हवा हवा में नहीं बोल रखा है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट करा और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने पीवाईक्यूज की सीरीज भी कंप्लीट की है, हर क्वेश्चन उसका समझा है, पूरी क्लास को देखा है या फिर पीडीएफ से कंप्लीट करा है, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। बाकी देखो सिलेक्शन आपने लेना है, पढ़ना आपको पड़ेगा। टीचर सिर्फ आपको बता सकते हैं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, करनी चीजें आपको ही पड़ेंगी, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ आते हैं और हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से शुरू करेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ, इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। बच्चे इसको ऐसे हवा हवा में जाने देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस जो है नहीं बनते हैं। आज आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में जो है इसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज मैं इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो इससे पहले हम समझेंगे, तो सबसे पहले समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, कुछ भी कैसी भी संख्या है, वो सब किसके अंदर आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आएंगे, ठीक है। मतलब कि मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हिंदी में बोलेंगे मिश्र संख्याएं। इस संसार में, इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं वो सभी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आती हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक हो गया आपका रियल नंबर और एक हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर मतलब कि काल्पनिक संख्याएं। हिंदी वाले हिंदी में लिखते चलेंगे। तो रियल नंबर को बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर ऐसे संख्याएं होती है हमारी जो रूट के अंदर माइनस की हो। जैसे कि रूट के अंदर माइनस का मैंने 7 बना दिया। अब ये माइनस का 7 है, और भी लिख सकते हैं। रूट के अंदर माइनस का 19 लिख सकते हैं, रूट के अंदर माइनस का 25 भी लिख सकते हैं। केवल ये 25 होता तो बाहर 5 आ जाता, 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25। अगर ये रूट के अंदर 25 होता तो 5 हम बाहर लिख सकते थे। अभी नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है, माइनस का है हमारे पास। माइनस का है तो हम इसे इमेज नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 7 इंटू माइनस का 1, ऐसे लिख सकती हूँ। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि माइनस का 7 इंटू 1। मेरे को नहीं पता है कि प्लस का 1 है या माइनस का 1 है इसमें, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो हम ये कह देते हैं कि ये क्या है, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी। इमेज कर सकते हैं, सिर्फ हम सोच सकते हैं कि ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। अगर हमारे पेपर में आ गया तो हमें लिखना क्या होगा, तो लिखना यह होगा कि अगर मुझे ऑप्शन में ऐसे दे रखा है कि इसके बराबर क्या होगा, या आपको ऐसे दे रखा है जैसे मैं इसको लिखूंगी तो इसके बराबर हमारा क्या आ जाएगा, हम 7 इसको 7 आयोटा लिख सकते हैं ऐसे।
7i भी बोल सकते हैं आप इसको। तो अगर आपको ऐसे दे रखा है और ऑप्शन आपको दे रखे होंगे क्या बनेगा, तो 7 आयोटा लिखा हुआ है तो रूट के अंदर माइनस का 7 आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप क्या इस चीज को, मतलब इमेज नंबर को क्या होगा। रूट के अंदर ऐसी संख्या जो रूट के अंदर माइनस की है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसके बाद जितनी भी संख्याएं हमारी बचती हैं इनको भी हम ऐसे लिखेंगे। अब जैसे कि रूट का 25 है माइनस का हमारे पास, तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। इसको समझा देते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि ये वाला 5 हो गया माइनस का और ये वाला 5 प्लस का हो सकता है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाला 5 प्लस का होगा, ये वाला 5 माइनस का होगा, 25 होता है हमारे पास। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ये 25 इंटू का माइनस का 1 होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का 25 इंटू का 1 होगा। हम केवल इमेज कर सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे होगा, समझ रहे हो ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। आई होप कि मैं इससे ज्यादा बेसिक तो नहीं समझा पाऊंगी, आपको चीज समझ में आ रही हूँ, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पेपर में अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो मेरे को ये नहीं सुनना है कि मैम ये तो मेरे को समझ में नहीं आया था। ठीक है, ये नहीं सुनना है मुझे। तो इसके बाद जितनी भी संख्याएं हमारी बचेंगी किस में आ जाएंगी, रियल नंबर में। तो रियल नंबर को एक लाइन में अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि 0 से लेकर के इधर हम चले जाएं प्लस के इनफाइनाइट तक, और 0 से लेकर के इधर हम चले जाएं माइनस के इनफाइनाइट तक, सभी संख्याएं किस में आ जाएंगी, रियल नंबर में आ जाएंगी, वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगी। ठीक है ना। अब जो हमारे रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, इनको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में चीजों को समझेंगे, इस पूरे ग्राफ को अच्छे से समझेंगे। लेकिन एक चीज आपको यहाँ से पता होना चाहिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे इस वाले ग्राफ से ऐसे भी बन सकता है जैसे कि रीजनिंग में फॉर्म बनते हैं ना, सभी मुर्गी कुछ है, मतलब सभी किताबें कलम है, ऐसे कुछ बनते हैं ना रीजनिंग का एक पार्ट होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा बन सकता है कि सभी इंटीजर्स रेशनल का पार्ट है या इरेशनल का पार्ट है। तो सभी इंटीजर्स संख्याएं किस में आ जाएंगी, आपका रेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं तो रियल नंबर को हमने दो पार्ट में तोड़ा, इरेशनल और रेशनल। फिर रेशनल को दो पार्ट में तोड़ा, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। फ्रैक्शन और डेसिमल को हम अलग से समझेंगे, हमने क्लास रखी है इसके लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में अलग से दे रखा है कि डेसिमल और फ्रैक्शन, जो हमारे सिलेबस में अलग से चीजें मेंशन कर रखी है उसमें हमें विशेष फोकस रखना है। ठीक है ना, तो डेसिमल फ्रैक्शन के लिए हमने अलग से क्लासेस रखी है, उसमें हम इसको इस वाले पार्ट को अच्छे समझेंगे। इंटीजर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे, वहां पे समझाऊंगे। फिर नेचुरल नंबर को हम चार पार्ट में तोड़ते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इवन नंबर मतलब कि सम संख्याएं जो संख्या 2 से डिवाइड होती हूँ, ऑड नंबर जो संख्या 2 से डिवाइड ना होती हूँ, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हो, वो क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर, मतलब कि भाज्य संख्याएं हमारी कहलाती है। ठीक है, तो इसको पूरे ग्राफ को मैं डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, अगर मैं ये बोल दूं कि सभी होल नंबर इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, मैंने बोल दिया कि सभी होल नंबर, ठीक है ना, मैंने क्या बोल दिया, सभी होल नंबर इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, तो आपका आंसर क्या होगा, सभी होल नंबर रेशनल नंबर है। ऐसा रीजनिंग में कुछ पार्ट बनता है, पता है ना आपको, ऐसे ऐसे दे देंगे, कुछ मुर्गी मुर्गा है, ऐसे कुछ बोल देते हैं ना देखो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, रिलेट करना आप, कुछ पेन जो है, कुछ पेन जो है, किताबें हैं, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं ना। तो ये कुछ कुछ का पार्ट नहीं है, सभी में चलेगा। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं लगा सकते हैं हम, ये चलेगा सभी में। जैसे कि सभी होल नंबर्स आपका इंटीजर्स नंबर है, सभी नेचुरल नंबर आपका इंटीजर्स नंबर है। अगर ऊपर चले जाए तो सभी नेचुरल नंबर आपका रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। और ऊपर चले जाए तो आपका सभी होल नंबर रियल नंबर है, फिर आपका और सभी नंबर किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है आपको। अगर ऐसा कुछ बनाने के लिए दे दिया जाएगा तो कुछ कुछ में तो ये नहीं बनेगा, सभी में हम बना सकते हैं। नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी, ऊपर से नीचे आएंगे तो जैसे कि मैं आपसे ये बोलूं कि कुछ रेशनल नंबर आपका इंटीजर्स होते हैं और कुछ रेशनल नंबर आपका फ्रैक्शन होते हैं, ऐसे फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो हम कुछ लिख सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी। ऐसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ये वाला पूछा जा नहीं सकता, पूछा गया है, अभी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं अगर रेशनल नंबर को लिखूं, इस रेशनल नंबर को लिखूं, ठीक है ना, रेशनल नंबर को, तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी मैं रेशनल नंबर, और मैं ये लिख सकती हूँ कि कुछ रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और कुछ रेशनल नंबर क्या होते हैं, आपके फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है ना, ऐसे मैं लिख सकती हूँ ना, ऐसे लिख सकती हूँ कि कुछ रेशनल आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स, और कुछ रेशनल क्या होते हैं, आपके फ्रैक्शन होते हैं, ऐसे लिख सकती हूँ। ऐसे में इंटीजर्स पे आ जाऊं
तो मैं ये लिख सकती हूँ कि कुछ, ये आपका इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स नंबर हो गया, तो मैं ये लिख सकती हूँ कुछ इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, कुछ इंटीजर्स क्या होते हैं आपके होल नंबर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ में लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स नंबर होते हैं, सभी इंटीजर्स नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सभी प्राइम नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सभी प्राइम नंबर इंटीजर्स होते हैं, सभी प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। ऐसे समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन हमारा बना है, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रही हूँ इस बात को समझाने के लिए। ये कुछ रीजनिंग का पार्ट होता है, मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था। ऐसे क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पूरा ग्राफ क्रम से पता होना चाहिए। ऐसे नहीं ये वाली जो उठा के यहाँ पे लिख दी, ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला वहां लिख दिया, ऐसे नहीं, ठीक है, क्रम से पता होना चाहिए। अभी मैं रियल नंबर से शुरू करूंगी और यहाँ से हम डिटेल में चीजें समझेंगे। रियल नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम जीरो, ये हमारा जीरो है, ठीक है, पेन ले लेती हूँ मैं, ये मैंने जीरो लिया और यहाँ से मैं पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि पॉजिटिव इनफाइनाइट तक कहीं तक भी चले जाएं, और यहाँ से हम इधर नेगेटिव इनफाइनाइट तक कहीं तक भी चले जाएं, क्या कहलाएगा, हमारा रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। रियल नंबर के अंदर इमेजिनरी नंबर को हटा दें तो सारी संख्याएं जो बचती हैं वो फिर हमारा रियल नंबर के अंदर आ जाती हैं, नेगेटिव के इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक। अब जो हमारा रियल नंबर है उसको हम तोड़ते हैं दो पार्ट में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो पहले हम समझेंगे इरेशनल नंबर को। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि रूट के अंदर कुछ संख्याएं होती हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है बाहर नहीं निकलती है, ठीक है ना। तो जैसे कि रूट का आपका 2 हो गया, रूट का आपका 3 हो गया, रूट का आपका 11 हो गया, रूट का आपका 19 हो गया, रूट का आपका 24 हो गया, रूट का आपका 27 हो गया, ये सब क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्यू रूट का होता तो 3 बाहर आ जाता, लेकिन ये स्क्वायर रूट का था इसलिए हमारा क्या था, इरेशनल नंबर में आ गया, ठीक है ना। क्यू रूट का होता तो रेशनल में आ जाता और यहाँ पर होता, फिर वहां नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं अगर मैं क्यू में लिखूं तो ये क्यू रूट के 10 हो गए, क्यू रूट का आपका 9 हो गया, 9 क्या है आपका स्क्वायर बनता है, क्यू में नहीं बनता, 3 का स्क्वायर होता है। तो ये चीज भी आपको पता होना, ये रेशनल में आ जाएंगे। जैसे कि आपका क्यू रूट का 12 हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे संख्या जो एग्जैक्ट बाहर ना निकले, क्यू रूट का 35 हो गया, कुछ भी, ये सब किस में आ जाएंगे, इरेशनल नंबर में आ जाएंगे, जिनकी एग्जैक्ट संख्या बाहर ना आए, अप्रोक्सीमेट में इनकी संख्या, जो भी इनकी वैल्यू हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में कभी आ जाते हैं, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी रहती है। जैसे कि मैं रूट का 3 ले लूं एग्जांपल के लिए, तो इसकी वैल्यू हम 1.732 यूज करते हैं, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। इसके बाद भी कुछ कुछ चल रहा होता है पॉइंट वर्ड में, इसको हम इग्नोर करके केवल यहाँ तक का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ इसके बाद जितनी भी संख्याएं हमारे पास बचती हैं वो आ जाती है हमारी रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बट्टे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, बट क्यू जो है नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट हमारा बन जाता है। जैसे मैं x, मैंने कोई संख्या मान ली और x को मैं 0 से अगर डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास इनफाइनाइट बनेगा। अगर मैं 0 को x से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास 0 बनेगा। तो मैं p को तो 0 ले सकती हूँ बट q को 0 नहीं ले सकती हूँ, तो इसलिए q जो है नॉट इक्वल टू 0 हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमारा इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हटाएंगे और अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, तो बाकी के जितनी भी संख्या बची, जैसे कि आपका 0 हो गया, 1 हो गया और आपका 1 हो गया, 2 हो गया, आपका 5/4 हो गया आपका, और आपका रूट का 25 हो गया आपका, समझे ना। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी संख्याएं आ जाएंगी आपका, इसको मैं इसको हटाती हूँ और बाकी का लिख लेती हूँ। जैसे कि आपका 3/2 हो गया, अब इसके बाद आपका 0.23 ये हो गया, या फिर आपका 0.33 हो गया, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। ये भी आपका किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 0.33 के ऊपर, 0.3 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं। 3333 रिपीट हो रहा है तो 0.3 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं, आपको यस मैम, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे, 3/9, मतलब कि 1/3 इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/3। अगर ये ऐसे होता 0.232323 और ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तब भी एक इसमें आता, रेशनल नंबर में आता। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 0.23 के ऊपर बार, और इसके बराबर कितना आ जाता, 23/99। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, 99 वगैरह क्यों आ रहा है, ये हम डिटेल में समझेंगे चीजें, ठीक है ना। ऐसे हवा हवा में नहीं समझाएंगे, अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या बन गया हमारा p/q के फॉर्म में बन गया। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। इधर में माइनस में चले जाऊं, इधर माइनस में माइनस का 1 हो गया, माइनस का आपका 2 हो गया, माइनस का 3/2 हो गया, माइनस का 7/4 हो गया, और आपका माइनस का 0.3 हो गया, माइनस का आपका कुछ भी ले लो, माइनस का आपका एग्जाम्पल कुछ भी लेते हैं, 0.23 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में लिख सकते हैं, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब इसके अलावा आपका क्या आ जाएगा, इसके अलावा आपका रूट के आपका 4 हो गया, रूट का आपका 9 हो गया। जो संख्या रूट से बाहर एग्जैक्ट आ जाए वो रेशनल नंबर। रूट का 25 हो गया, रूट का आपका 64 हो गया, रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर बनना चाहिए, क्यूब रूट के अंदर तो क्यूब होना चाहिए। जैसे कि क्यूब रूट का कितना हो गया 8 हो गया, 8 क्या है 2 का क्यूब होता है, तो ये बाहर 2 आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू बाहर आ जाए रेशनल नंबर। जैसे कि रूट का 64 हो गया, क्यू रूट का 64 हो गया, जैसे कि क्यू रूट का 216 हो गया, जैसे कि क्यू रूट का 125 हो गया। तो ये क्या आ जाएंगे आपका एग्जैक्ट नंबर हमारे बाहर आ जाएंगे। जो रूट से एग्जैक्ट संख्या बाहर आ जाए वो हमारा रेशनल। मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ठीक है ना, मैथ की लैंग्वेज यूज नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में एकदम डायरेक्ट ये चीजें घुस जाए, ठीक है। ये भूले नहीं आप, एग्जाम में आ गया कि ये रेशनल में आएगा, ये रेशनल में आ जाएगा, तो आप तुक्का न लगा के आए, आप समझें चीजों को कि मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है और यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया है, डिफरेंस कर पाएंगे ना। अभी मैं आपको आगे बढ़ती हूँ और इस रेशनल वाले पार्ट को डिटेल में समझाती हूँ। तो ये है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में समझाया अभी। रेशनल नंबर को हम 3 पार्ट में तोड़ते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन और डेसिमल के लिए मैंने अलग से एक क्लास रखी है, आपको मैं एक बार और दिखा देती हूँ ये, ठीक है ना। डेसिमल और फ्रैक्शन के लिए एक क्लास हमने अलग से रखी है, क्योंकि हमारे सिलेबस पे जो है अलग से कहीं मेंशन कर रखा है, क्या कर रखा है, देखो डेसिमल, ठीक है, और फ्रैक्शन। तो जो चीजें हमारे सिलेबस में मेंशन कर रखी है उस पर हमें विशेष फोकस करना है, उसे हम हवा हवा में नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए एक क्लास हमने इसके लिए अलग से रखी है, अच्छे से समझेंगे। अभी मैं यहाँ आती हूँ और इस वाले पार्ट को हम एक क्लास में अलग से समझेंगे। यहाँ समझते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर संख्याएं क्या होंगी, जैसे कि आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इधर आप इनफाइनाइट तक चले जाओ कहीं भी। इधर आ जाए तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, और इधर भी आप इनफाइनाइट तक चले जाओ, ठीक है ना। कहां तक चले जाओ, इनफाइनाइट तक। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो आपका इधर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक संख्याएं जा रही हैं, ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगी। और इधर वाली जो संख्याएं जो माइनस के 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, माइनस के इनफाइनाइट तक जा रही हैं, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, नेगेटिव इंटीजर्स। अब 0 बचता है, तो 0 एक ऐसा इंटीजर्स है जो कि आपका न्यूट्रल है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 0 जो है कैसा इंटीजर्स है, या ऐसा पूछा जाए कि उदासीन या फिर न्यूट्रल इंटीजर्स कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे, 0 होता है, ठीक है। 0 को हम न्यूट्रल इंटीजर्स या फिर उदासीन इंटीजर्स बोलते हैं। न्यूट्रल को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। तो 0 हमारा न्यूट्रल या फिर उदासीन इंटीजर्स होता है, ना तो ये नेगेटिव में काउंट होता है और ना ही ये पॉजिटिव में काउंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। अगर मैं केवल नेगेटिव इंटीजर्स लिखूं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट तक हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं होल नंबर लिखूं तो होल नंबर में फिर हमारा 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 0, 1, 2 होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्याएं, ठीक है। इंटीजर्स नंबर मतलब कि पूर्णांक संख्याएं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहां से आप इनफाइनाइट तक चले जाओ। सम क्या होगा, n ब्रैकेट में n माइनस के 1/2। नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक चले जाओ। ये नेचुरल नंबर को हम और क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे लिखा है ना 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर्स आपका क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर आपके कहलाएंगे, ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ पा रहे हो। ये वाला पार्ट हम अलग से समझेंगे, टर्मिनेटिव नॉन टर्मिनेटिव एक क्लास रखेंगे इसकी, वहां हम सारी चीजें इसे क्लियर करेंगे। हवा हवा में नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि हमारे एग्जाम में अलग से चीजें से अलग से दे रखा है कि आपको फ्रैक्शन और डेसिमल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हमारे सिलेबस में चीजें मेंशन कर रखी हैं उनको हम अलग से चीजों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें करनी तो, जैसे मैंने अपना सिलेबस बनाया था तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बनाया था। बहुत सारे चैप्टर थे जो सिलेबस में मेंशन नहीं थे,
लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हमने लगाए, सेट लगाए, तो उसमें क्वेश्चंस मिले थे हमको, इसलिए वो हमने ऐड करके सारी चीजें आपको कराई है। जब आप प्रीवियस ईयर अगर आप लगा रहे हैं और सिलेबस आप देखना हो प्रीवियस ईयर अगर आप लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर मेंशन नहीं है और प्रीवियस ईयर के सेट में आपसे क्वेश्चन पूछे गए उनके। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रही हूँ आपको। यहाँ आते हैं और नेचुरल नंबर समझते हैं। नेचुरल नंबर हमने समझे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ इसको हम 4 पार्ट में तोड़ते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इवन नंबर वो संख्या है जो 2 से डिवाइड हो, ऑड नंबर वो संख्या है जो 2 से डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक और खुद से डिवाइड होती हो, कंपोजिट नंबर वो संख्या है जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हो। तो यहाँ लिखते हुए चलते हुए, तो इवन संख्या है जैसे कि आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ऐसे ही। क्या एक लाइन में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, 2n। इवन संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो, वो सभी क्या होंगी, आपकी इवन संख्याएं कहलाएंगी। तो मैंने 2n, एक लाइन में 2n, ठीक है ना। ऑड नंबर क्या होंगे आपके, ऑड नंबर आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद 19 हो गया। अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ तो इसको हटा देती हूँ ना, एक लाइन में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ये 2n माइनस का 1 या फिर 2n इधर नीचे लिख देती हूँ, या फिर 2n प्लस का 1 की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। ऑड नंबर को हम 2n माइनस का 1 या फिर 2n प्लस के 1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किसको, ऑड नंबर को। सम क्या होगा इसका, n स्क्वायर। इवन नंबर का सम क्या होगा, n ब्रैकेट में n प्लस का 1। सम भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो संख्याएं जो केवल एक और खुद से डिवाइड होती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि ऐसी संख्याएं जो एक या खुद से डिवाइड होती हूँ। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक या खुद से डिवाइड होती हूँ, एक या खुद से डिवाइड होती हूँ, ठीक है ना, डिवाइड होती हो, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो एक या खुद से डिवाइड होती हूँ। अगर एक लाइन में कहें तो जिनके केवल 2 फैक्टर होते हो, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख देती हूँ, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हो, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हो, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हो, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं एक लाइन में, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हो। संख्याएं क्या आ जाएंगी, 2 3 5 7 11 13, 11 के बाद 13। इसको हम डिटेल में समझेंगे। प्राइम नंबर को अलग से मैंने क्वेश्चन लिए हुए, पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद आपका 17 और ऐसे आगे भी चलता रहेगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। इवन प्राइम नंबर क्या है, 2। तो ये आप अलग से याद रखेंगे, 2 के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 और इवन प्राइम नंबर भी 2, ठीक है ना। ये केवल 2 इवन, 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 1 से डिवाइड होती है और 2 से डिवाइड होती है। कंडीशन क्या है प्राइम नंबर की, कि वो खुद से डिवाइड होती हो या 1 से डिवाइड होती है, तो वो प्राइम नंबर कहलाएगी हमारे, ठीक है। यहाँ आते हैं हम कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट संख्या, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो खुद से भी डिवाइड होती हूँ, 1 से भी डिवाइड होती हूँ और भी उनके फैक्टर हों, मतलब कि 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हों उनके, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हों, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके, ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज्यादा, ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हो, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हो। फैक्टर मतलब कि गुणनखंड, ठीक है ना, फैक्टर पता है ना, होते हो। फैक्टर मतलब कि गुणनखंड होते हो। ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हो कंपोजिट नंबर कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनको हिंदी में बोलेंगे भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं और सम संख्याएं, ठीक है। संख्याएं क्या क्या ले सकते हैं इसमें, अब देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नहीं ले सकते हैं। कहां से शुरू करेंगे, 4 से। 4 ले सकते हैं, उसके बाद 6 ले सकते हैं, उसके बाद आपका 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। ये संख्याएं क्या है आपकी, ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। ऐसे ऐसे आगे भी ले सकते हैं, ठीक है ना, आगे भी कहीं तक भी जा सकते हैं। समझ रहे, एग्जाम्पल के लिए मैंने इतना बता दिया था। अभी हम समझेंगे को प्राइम को प्राइम नंबर। वो यहाँ लिखा नहीं है, मैं अलग से लिखूंगी यहाँ पर। तो एक हेडिंग डालेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब ये क्या होती है भाई? ये ऐसे संख्याएं होती हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। दो लगातार संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 14 और 15। 14 और 15 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये किस में आएंगे? को प्राइम में आएंगी, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। एक लाइन में अगर हम लिखें इसको तो क्या लिखेंगे? जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिनका कोई भी, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि आपका 14 और 2 लगातार संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? को प्राइम नंबर होती हैं। ठीक है, दो लगातार, कुछ भी ले लो आप, कोई सी संख्या ले लो आप, 17 और 18 ले लो, 20 और 21 ले लो, 12 और 13 ले लो, 14 15 तो हमने ले ली, आप कुछ भी ले लो, आप 72 73 74 75 ले लो, 74 75 ले लो, कुछ भी ले लो। इसके अलावा 2 लगातार संख्या हमेशा क्या होंगी? को प्राइम नंबर आपकी कहलाएंगी। ठीक है ना, इसके अलावा 2 लगातार संख्याएं नहीं है तो और भी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 14 ले लिया और मैंने 25 ले लिया, 14 ले लिया 25 ले लिया। अब 14 भी प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये को प्राइम नंबर है। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 से कटेगी, 2 से कटेगी, 14 से कटेगी, 1 से कटेगी, ये 5 से कटेगी, 25 से भी कटेगी, आपका 1 से भी कटेगी। समझ रहे ना? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या हो जाएंगी? ये को प्राइम नंबर हो जाएंगी। अब को प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 और एलसीएम क्या होगा? इनका प्रोडक्ट। तो ये भी लिख लो, जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ क्या होता है? हमेशा 1, और एलसीएम क्या होता है? उनका प्रोडक्ट। उनका प्रोडक्ट ही क्या होता है? उनका एलसीएम होता है। ठीक है ना, एलसीएम प्रोडक्ट मतलब कि उनका गुणनफल जो भी आएगा वो उनका एलसीएम होगा, और एचसीएफ क्या होगा? उनका हमेशा 1, क्योंकि जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ क्या रह जाएगा? हमारे पास 1 रह जाएगा। ऐसे प्राइम नंबर में भी एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। प्राइम नंबर हम अलग से समझेंगे, ठीक से समझेंगे। ठीक है ना, ये मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है कि को प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं। यहाँ तक आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब हम आएंगे थोड़ा सा ये समझेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी थोड़ा सा हम समझेंगे। ठीक है, तो ये संख्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, तो प्लेस वैल्यू मतलब कि स्थानीय मान, हिंदी में वैसे लिख देती हूँ स्थानीय मान। स्थानीय मान ये बहुत बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको पूछे जाते हैं। तो अभी आप बड़े हो गए हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। अंकीय मान। अब अंकीय मान, किसी भी संख्या का अंकीय मान क्या होगा? वो संख्या खुद में जो भी होगी वो अंकीय मान होगा। जैसे मैं कहूँ कि 8 का अंकीय मान क्या होगा, मैं कहूँ कि 8 का अंकीय मान क्या होगा, तो 8 ही होगा। 4 का अंकीय मान 4 ही होगा। 9 का अंकीय मान 9 ही होगा। 3 का अंकीय मान 3 ही होगा। लेकिन मैं कहूँ कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 8, और उसके बाद जितनी भी संख्या है उतने जीरो। कैसे पता करेंगे? अगर हम ऐसे नहीं रटना नहीं तो समझेंगे कैसे? फिर हमसे पता, अरे रे एक्सपोर्ट नहीं करना है बाबा, क्या हो गया ये कुछ भी हो जाता है, कुछ भी टच हुआ इसमें बस एक्सपोर्ट होने लग गया। 1 मिनट रुकेंगे आप, है ना। 8 और जितने इसके बाद संख्याएं उतने इसके पीछे क्या लगाएंगे? हम 0 0 लगाएंगे। ठीक है ना। अब अगर हमें रटना नहीं है तो हम समझ के भी कर सकते हैं कि 8 का मेरे से प्लेस वैल्यू पूछा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, तो 8000, हजार भी स्थान पर है तो 8000 क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान, मतलब कि इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर रटना है तो 8 लिखो और जितने इसके बाद संख्याएं उतना इसके पीछे 0 0 चिपका दो। ठीक है ये रटने वाली बात होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 लिखो, और ये इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम 4 लिखेंगे, और सैकड़े के लिए क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और अगर रटना है तो क्या करेंगे? 4 लिखेंगे, 2 0 चिपका देंगे, क्योंकि 4 के बाद क्या है? 2 संख्या है हमारे पास, तो 2 0 चिपका देंगे। अगर मैं 9 की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 9 और 0। 3 की प्लेस वैल्यू की बात करो तो केवल 3, क्योंकि 3 के बाद कोई संख्या नहीं है। कि कोई इकाई के स्थान पर है तो इकाई के स्थान पर तो 3 ही रहेगा फिर। ठीक है ना। अगर मैं 3 का फेस वैल्यू की बात करूं तो भी 3, और 3 का प्लेस वैल्यू की बात करूं तो भी 3, क्योंकि वो क्या है? हमारा इकाई के स्थान पर हमारा आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस कर पा रहे हैं ना चीजों में? कुछ पूछ लिया जाएगा तो, क्योंकि अभी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड करेंगे। बहुत आसान सी चीजें हैं, 2 या 3 में पढ़ते हैं तब ये सिखाई जाती हैं, शायद फर्स्ट में भी सिखा दी जाती होंगी अब तो, क्योंकि आजकल चीजें थोड़ी सी एडवांस हो गई हैं। तो ये क्या है? यहाँ से शुरू करेंगे हम। संख्या दे रखी है मेरे को 683479 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, मतलब कि प्लेस वैल्यू का डिफरेंस मेरे से पूछा है। तो 8 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा? 8,
और उसके बाद 4 संख्या है तो 4 जीरो चिपका दो, ठीक है ना। और 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 4, और उसके बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो चिपका दो। हमें क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस पूछा है तो इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 0 0 6 9 7, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर 79600। 79600 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना इतना इतना आसान भी पूछा जा सकता है। देखो RRBNTP से 2021 में पूछा गया है। संख्या 275413 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और इसके बाद जितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं इसके बाद 5 संख्याएं, तो 5 जीरो चिपका दो इसके पीछे, बस क्या हो जाएगा ये 2 लाख। और 4 का स्थानीय मान क्या होगा 400, तो 4 और 0 0, ये क्या था हमारा 2 का प्लेस वैल्यू, ये क्या है हमारा 4 का प्लेस वैल्यू। मेरे से क्या पूछा है अंतर, अंतर के लिए क्या करेंगे इसे माइनस कर दो, 0 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, उसके बाद 9 9 और 1, तो 199600, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, आसान है बहुत ज्यादा। ये हमसे पूछा गया है 5 6 7 8 9 2 1 4 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखो 5 का स्थानीय मान मेरे से पूछा तो 5 लिखो। अब 5 के बाद कितनी संख्या है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 संख्या मेरे को 0 0 नहीं लिखना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 10 की पावर 7, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 1 2 3 4 5 6 7 0 0, ऐसे चिपका सकते हैं। हमें ऑप्शन को देख के अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑप्शन इस तरह के हैं तो हमने लिखा कि 5 × 10 की पावर 7, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर 7, तो 5 × 10 की पावर 7 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऑप्शन हमेशा आपके दिमाग में होने ही चाहिए। ऑप्शन दिमाग में नहीं है इसका मतलब पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन मैच नहीं करेगा, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो पागलपति आपने नहीं करनी है। यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या हमने x मान ली और इसका 2/5 मतलब x का 2/5 का अंतर क्या है 60 है, तो x ज्ञात कीजिए हमसे कहा जा रहा है। तो 5x 2x मतलब कि 3x बट्टे 5 बराबर कितना आ जाएगा 60। x बराबर कितना आ जाएगा 3 से काटोगे 20 और 20 × 100, ये क्या आ जाएगी हमारी संख्या आ जाएगी। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है बहुत। आगे बढ़े, देखो दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 1/15वें हिस्से के बराबर है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो 1/15वें हिस्से के बराबर है, इसका मतलब है कि संख्याओं का अगर मैं रेशियो लूं तो a/b क्या लिख सकती हूँ मैं, ये लिख सकती हूँ मैं 1/15, ठीक है ना। एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15 हिस्से के बराबर है, मतलब b अगर 15 है तो पहला वाला 1 है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं रेशियो में लिख दूं इनका, ऐसे लिख दूं कि ये a है और ये b है, तो दूसरी संख्या के 1/15 के हिस्से के बराबर है पहली संख्या, एक संख्या। तो अगर ये वाली संख्या 15 होगी तो 15 का 1/15 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये संख्या 1 होगी। ऐसे तो या तो आप ऑप्शन पे चले जाओ, यहाँ से 1/15 का जो भी रेशियो बन रहा होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये 1/15 का रेशियो बनेगा, नहीं बनेगा। क्या ये 1/15 का रेशियो बनेगा, यस ये बनेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म, बाकी नहीं बनेगा। सॉल्व करना है हमको तो ध्यान से करेंगे हम। अब देखो ये है रेशियो, ये क्या है रेशियो, तो मैं x लगा सकती हूँ, या क्या लगा सकती हूँ x लगा सकती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ इनका मल्टीपल करूंगी तो ये कितना आ जाएगा 15x²। मैं कह सकती हूँ 15x² की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 0.60, ऐसे 15 से काटोगे कितने बाद जाएगा 0.4, x बराबर कितना आ जाएगा 0.2, क्योंकि ये क्या है 0.2 का स्क्वायर, तो x बराबर 0.2। अगर x बराबर 0.2 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 दूनी 30 मतलब कि 3.0। समझ गए, तो हमारा ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो, ये दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, ध्यान रखना है विषम पूर्णांक मतलब कि सम संख्याएं नहीं होनी चाहिए। वर्गों का अंतर, तो देखो वैसे करोगे तो आप सोचते रह जाओगे, आपने कहाँ चले जाना है ऑप्शन पे चले जाना है। सभी मेरे को विषम विषम दे रखी है, लास्ट में मेरे को 6 दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है 6, इसमें क्या आएगा 361 एक आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाता है 289, ठीक है 17 का। अब 1 है 89 है 11 मानेंगे तो 2 आएगा लास्ट में, ये नहीं हो सकता।
ये इसमें कितना आएगा 5 आएगा लास्ट में, इसमें कितना आ जाएगा 169 9 आएगा, 15 में हो जाएगा 6 आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी किसी में बनेगा नहीं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वैसे कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर कितना है मेरे पास 56 है, ऐसा मेरे से कहा गया है, ठीक है ये कहा गया है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मुझे नहीं पता, कुछ कंडीशन भी नहीं दे रखी, मेरे को बोल रखा है कि विषम है, बस क्या है विषम है। ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन में सभी क्या है विषम संख्या मेरे को दे रखी है, लगातार भी दे रखी है 11 13 15 17, यहाँ 13 15, यहाँ 17 19 लगातार भी दे रखी है, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है यहाँ से मैंने एक एक सिंगल डिजिट ले ली, जैसे कि 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, 17 का 289, 361 में एक आ रहा है, 289 में लास्ट में 9 आ रहा है, एक मतलब कि अगर हम उसमें कैरी लेते हैं तो 11 बनेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, लास्ट में 2 नहीं है हमारा 6 है लास्ट में, खलास हो गया वो वाला, ठीक है। फिर यहाँ आएंगे 225 और ये 169, 5 आ रहा है लास्ट में, कैरी लेंगे 15, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा और 6 आ रहा है, मतलब कि ये हमारा आंसर होगा। फिर यहाँ आ जाए 169, 9 में से 121 होता है, एक जाएगा तो 8 बचेगा, ये नहीं होगा अपना। यहाँ आ जाए तो 289 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, ये नहीं होगा, केवल 6 अपना बच रहा था। तो हम ऑप्शन से जाएंगे 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर माइनस के 13 का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका 56, ये आपका आंसर होगा ये वाला, ठीक है ना। 56 तो दे रखा था। ये दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा था। तो 13 और 15 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो, दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है जबकि उनके वर्गों का अंतर 81 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो दो धनात्मक संख्याएं, सम विषम मेरे से कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ से लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 81 है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर मैंने आपको क्या लिखवाया, मैंने लिखवाया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हम क्या लिख सकते हैं 81 लिख सकते हैं। अब ए प्लस बी मेरे को दे रखा है, ए प्लस बी मेरे को दे रखा है कितना 21, तो 21 यहाँ पे रखेंगे, 21 से 27 सॉरी 27, ठीक है 27 दे रखा है, तो 27 यहाँ रखेंगे, 27 से काटेंगे, 27 दिया 81, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 27 और ये आपका 3, 27 दिया 81। मेरे को क्या चाहिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 27 प्लस के 3/2 बराबर 15, 15 हमारी क्या होगी बड़ी संख्या होगी, ठीक है ना। ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप ऐसे बच्चों की तरह करने मत लग जाना कि मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा पहले, फिर बी से बी को काटूंगा, फिर मैं यहाँ पे 2a लिखूंगा, फिर यहाँ पे 30 लिखूंगा, फिर यहाँ से a बराबर 30/2 करूंगा, फिर मैं 15 करूंगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बच्चों वाली बातें हरकतें आपको नहीं करनी है, अब आप बड़े हो गए हैं और थोड़ा सा बड़े बड़े वाले काम करने हैं, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे बच्चों वाले काम अब आपको बंद कर देने हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े वाले काम ध्यान देना है। मैं एक थोड़ा सा और समझाती हूँ इसको। अगर मेरे को x प्लस वाई बराबर a दे रखा है और मेरे को x माइनस के वाई बराबर b दे रखा है, मुझे चाहिए x, तो x बराबर होगा a प्लस बी बट्टे 2, a प्लस बी बट्टे 2 और y बराबर होगा a माइनस के b बट्टे 2, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, आगे बढ़े, याद नहीं रखना है वहीं से बना है, बस थोड़ा सा समझना है उसको। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए, ये मेरे से कहा जा रहा है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं मेरे से पूछिए, पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे हम सभी संख्याएं लिखेंगे अभाज्य वाली, यहाँ से एक पेज में नया लूंगी और मैं वहां पर आपको पहले समझाऊंगी, तब हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। हटाएं इसको और यहाँ से नया पेज हम ऐड करेंगे, इसके बाद इस पर आएंगे क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अभाज्य संख्याएं मतलब कि प्राइम नंबर, और यहाँ आप डालेंगे प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर, ओके। प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्याएं, थोड़ा सा मैं समझा दिया है, वो संख्याएं जो एक से कटती हूँ और खुद से कटती हूँ, एक से डिवाइड होती हूँ और खुद से डिवाइड होती हूँ, प्राइम नंबर कहलाती है। इनका जो एलसीएम आता है वो क्या आता है, इन संख्याओं का प्रोडक्ट ही आता है। क्या आता है, इन संख्याओं का प्रोडक्ट ही रहता है, मतलब गुणनफल ही रहता है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ इनका हमेशा एक रहता है, ठीक है। संख्याएं क्या है, जैसे कि 1 से लेकर के 10 तक पहले लिख लेते हैं, ऐसे तो तोड़ के लिखेंगे। तो पहली संख्या होगी 2, उसके बाद 3, उसके बाद आपका 5 और उसके बाद 7। तो इससे मैं लिख सकती हूँ कि 1 से लेकर के 10 तक कितनी संख्याएं मेरे पास, 4 संख्या है जो कि आपका प्राइम नंबर है। फिर 10 से ऊपर चलेंगे तो आपका 11, 13 और उसके बाद 17 और आपका उसके बाद 19। तो यहाँ भी कितनी संख्याएं आ गई आपके, 4 संख्याएं आ गई, ठीक है।
तो मैं कह सकती हूँ कि 10 से लेकर के 20 तक कितनी संख्याएं आपके? 4 संख्याएं आ गई। इसके बाद आपका 20, 21, 22, 23, ठीक है ना, 23, और उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29। तो ये आपका कहां से कहां तक आ गए? 20 से लेकर के 30 तक, ठीक है। कहां से कहां तक? 20 से लेकर के 30 तक। उसके बाद 30 से ऊपर चलेंगे तो आपका 31, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 32, 33, 34, 37 आ जाएगा, ठीक है। 37, 38, 39 नहीं होगा, तो आपका 2 संख्या यहाँ पर होंगी, ठीक है ना। तो ये आपका 30 से लेकर के 40 तक ये आ गई आपका 2 संख्याएं। अब 40 से लेकर के 50 तक में आपका 41 आ जाएगा, 41। उसके बाद 43 आ जाएगा, उसके बाद 47 आ जाएगा, और बस 3 ही संख्या आएंगी, ठीक है ना, 3 संख्या आएंगी। तो 40 से लेकर के 50 तक 15 संख्याएं बननी चाहिए आपके, 1 से लेकर के 50 तक काउंट कर लेते हैं। तो 4 तो ये हो गई, 4 और 4 कितनी हो गई आपकी? 12, 12 और 3 15। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका 1 से लेकर के 50 तक 15 संख्याएं बनेंगी, जो कि आपकी प्राइम नंबर होंगी, ठीक है। क्या होंगी? प्राइम नंबर होंगी, 15 संख्याएं होंगी आपकी। 1 से लेकर के 50 तक कितनी होंगी? 15 संख्याएं होंगी। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 50 से लेकर के 60 तक हमको चलना है। तो देखो उसके बाद आपका 53 आ जाएगा, 53 प्राइम नंबर आ जाएगा, ठीक है। 53 यहाँ लिखूंगी मैं, 53। और उसके बाद आपका 7, 5, 12, 59 आ जाएगा, 59, ठीक है। 59 2 संख्या यहाँ पे होंगी, 53 और 59, और नहीं होगी कोई। तो 50 से लेकर के 60 तक ये हो गई आपकी। और उसके बाद 60 से लेकर के 70 तक में आपका क्या आ जाएगा? 61 आ जाएगा, 61। 61 के बाद 62, 63, 64, 65, 66, 67 आ जाएगा। 68, 69 नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर आपका ये लिख सकते हैं हम 60 से लेकर के कहाँ तक? 70 तक, ये लिख सकते हैं। इसके बाद इधर ले लो, इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मुझे लिखना है 70 से लेकर के 80 तक। तो 70 से लेकर 80 तक में आपका 71 आ जाएगा। 71 के बाद 73 आ जाएगा। 73 के बाद आपका 74, 5, 6, 7 और 8, 9 आ जाएगा, 79 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? 70 से लेकर के कहाँ तक? 80 तक। ये हो गया, 3 संख्याएं हो गई हमारे पास। कितनी हो गई? 3। अब मैं 80 से लेकर के 90 तक लिखेंगे, तो 80 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 80 के बाद आपका 81 आ जाएगा, नहीं 3 से कटेगा, 82, 83 आ जाएगा, 83। तो लिख सकते हैं हम 83, ठीक है ना। 81 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 9 में 81 कटती है। 82, 83, 83 के बाद 4, 5, 6, 7, 87 नहीं लिख सकते, 8, 7, 15, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 89 लिख सकते हैं, 89, ठीक है। 89 ये आपकी किसमें आ जाएंगी? 80 से लेकर के 90 तक प्राइम नंबर। 90 से लेकर 100 तक केवल एक प्राइम नंबर होता है, क्या? 97, ठीक है। 91 13 से कटता है, 92, 93, 94, 95, 97, 97 केवल 97, 97 लिखना है बाबा। 97। तो ये आपका किसमें आ जाएगा? ये आ जाएगा 90 से लेकर के 100 तक। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका प्राइम नंबर? 1 से लेकर के 100 तक 25 होता है, काउंट कर लेते हैं। ये आपका 15 हो गया है इधर, और उसके बाद 4 और आपका ये आपका कितना है? ये आपका 6, 10 हो गया टोटल, ठीक है ना। 3 और 3 6 और 4 10, तो 10 ये हो गया, 15 ही है। इधर आपका कितना है? इधर है आपका 4, ये हो गया। और इधर कितना है आपका? यहां से लेकर के 100 तक ये है आपका 6, तो 6 प्राइम नंबर ये हो गए आपके। तो टोटल आप क्या लिख सकते हैं? टोटल लिख सकते हैं आप कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक 25 प्राइम नंबर आपके होते हैं। कितने होते हैं? प्राइम नंबर 25 प्राइम नंबर आपके होते हैं, ठीक है ना। ये 1 से लेकर के 100 तक आपको रटे होने चाहिए, ओके। चलिए, प्राइम नंबर, एलसीएम, उनका प्रोडक्ट, एचसीएफ 1 रहता है। यहाँ आएंगे अब मेरे से कहा जा रहा है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 8। 1 से लेकर 10 तक 4 और 10 से लेकर 20 तक 4, 8 अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। अब लिखने नहीं लग जाना, इसलिए मैंने इतना टाइम यहाँ पे दिया था। ये आपको पूरा पता होना चाहिए, 1 से लेकर के 100 तक का रटा होना चाहिए। अगर आप लिखने लग जाओगे उतनी देर में आपके बगल में जो बच्चा बैठा होगा वो टिक करके आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, और आप पीछे रह जाएंगे। पीछे रहने का मतलब है कि हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छूट जाएंगे, जो हमको आ रहे होंगे, वो बेवकूफी नहीं करनी है। तो आपका आंसर इसका 8 हो जाएगा। मुझसे कहा जा रहा है 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य हो? 1 और स्वयं से विभाज्य मतलब कि प्राइम नंबर मेरे से पूछा जा रहा है, तो 2 से बड़ी मतलब कि 2 इंक्लूड नहीं करना है। अगर मैं 2 इंक्लूड नहीं करूं तो 1 से लेकर 10 तक कितनी बचती है मेरे पास? 4 होती है, तो 3 बचेंगी। 10 से लेकर 20 तक 4 होती है, तो 4 आ जाएंगी।
20 से लेकर के 30 तक 2 होती है प्राइम नंबर, तो 2 आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 7 और 2 9 प्राइम नंबर आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस दिमाग में ये चीज होनी चाहिए बाबा। अब ऐसे ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन इतना बड़ा बड़ा दे रखा है, 11 में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं 11 तो नहीं है, ठीक है ना, तो ये कंफ्यूज नहीं होना यार। अगर हमारा 2 भी इंक्लूड होता तो हमारा 10 आंसर आता, लेकिन हमसे कहा है 2 से बड़ी और 30 से कम। ऐसी कितनी संख्या है जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य है, 1 और स्वयं से विभाज्य है, इसका मतलब है कि प्राइम नंबर हमसे पूछा जा रहा है। तो लैंग्वेज भी आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ कहा नहीं है कि प्राइम नंबर बताओ हमें, लेकिन ये जो दे रखा है कि 1 और स्वयं से विभाज्य हूं, मतलब कि प्राइम नंबर मैंने आपको लिखवाया है, इसलिए हर चीज को ध्यान में रखे मैं आपको समझा रही हूँ। समझ लोगे फायदे में रहोगे, नहीं समझोगे अपन का कुछ नहीं जाता, इसमें सिर्फ आपका घाटा। 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं। अभी देखो मेरे को 109 100 से ऊपर का पूछ लिया, फिर मेरे को लिखना पड़ेगा, समझ रहे ना, अब लिखना पड़ेगा तो ध्यान से लिखेंगे। अब 109 के बाद 109 और 121 दोनों शामिल हैं, तो 109 एक अभाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य संख्या है ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो जैसे कि मैंने 109 लिखा है, ठीक है ना, मैंने क्या लिखा 109, मुझे पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इससे इसके आसपास कोई भी एक ऐसा नंबर पकड़ो जिसका स्क्वायर करे और इसके आसपास आ जाए, तो क्या आ जाएगा 10। 11 का करेंगे 121, छोटा ले लेना है 10, इससे ऊपर नहीं, छोटा रहे, ठीक है, 10 ले लो, 10 लिया। 10 से छोटे जितने प्राइम नंबर होते हैं उन्हें लिख लो आप, ठीक है ना। जैसे मैं 10 का स्क्वायर करूं तो किसके पास जाएगा 100, इसके आसपास आ गया, ठीक है। तो 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आप लिख लो, कितने आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बस इतने ही आएंगे। अब इनमें से अगर ये किसी से भी डिवाइड हो गई तो ये प्राइम नंबर नहीं है, डिवाइड नहीं हुई तो ये प्राइम नंबर है। क्या ये 2 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। 3 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। 3 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। हम पढ़ेंगे ध्यान से, उसमें पढ़ेंगे जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। 5 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। 7 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। तो ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है बाबा। क्या है ये, प्राइम नंबर है। पता कैसे करा हमने, इसके नियर बाई कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर करे तो इसके नियर बाई में चला जाए, ठीक है ना। जैसे हमने 10 लिया, 10 का स्क्वायर करा 100 होता है 109, 11 का स्क्वायर करेंगे ऊपर चला जाएगा 121, छोटा हमको लेना है, उससे छोटे प्राइम नंबर आप लिख लो सभी। 10 लिया, 10 से छोटे प्राइम नंबर हमने लिखे, ठीक है ना। तो अगर इनमें से किसी से भी ये संख्या डिवाइड हो जाती तो ये प्राइम नंबर नहीं होती, डिवाइड नहीं हुई है तो प्राइम नंबर है। और 109 और 121 को भी इंक्लूड करते हुए मेरे से पूछा जा रहा है, मेरे से पूछा जा रहा है कि 109 और 121 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। अब 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगी अपनी, तो चलेगी। तो एक तो 109 होगी, ठीक है ना, 111 नहीं होगी, 3 से कट जाएगा, 12 13 होगी, 113, 113 होती है ना, हाँ 113 होगी। फिर उसके बाद 113 होती है और इसके बाद 14 15 16 17, 117 नहीं होगी, 13 नंबर 117, 18 19, 17 5 बचा, 17 6 बचा, 17 7 वो भी नहीं होगी, 2 ही होंगी, केवल 2 ही होंगी, ठीक है ना, केवल 2 संख्याएं होंगी, नहीं होंगी बाकी की, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे आपकी 2 संख्याएं आ जाएंगी। डाउट कहाँ कहाँ हो सकता है आपको, डाउट हो सकता है आपको 117 पर और 119 पर। ये नहीं होगी क्योंकि ये क्या होती है 13 निम्मा 117 और ये क्या होता है 17 7 119, ठीक है ना, 17 7 119। तो इस पे आपको डाउट हो सकता है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसलिए टेबल भी आपको पता होनी चाहिए, कहां तक 25 तक आपको टेबल एकदम रटी हुई होनी चाहिए। वहां आप ऐसी संख्याओं के लिए ऐसे निकाल निकाल के नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर को हल करने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये क्या बन गया हमारा ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा 119 प्लस का 111 और 119 माइनस का 111। इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 230, 200 और 20 और 30, तो 230 इंटू का इसको क्या ले सकते हैं हम 19 में से 11 जाएंगे तो 8, तो ये क्या आ जाएगी हमारी भाज्य संख्या आ जाएगी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। विषम संख्या नहीं होगी हमारी, वर्ग संख्या नहीं बनेगी, अभाज्य तो बनेगी नहीं क्योंकि 8 और 130 230 आ गया, ठीक है। तो भाज्य संख्या ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। भाज्य संख्या मतलब कि कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में लिखा होता तो कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर,
वर्ग संख्या मतलब कि वर्ग, और विषम संख्या मतलब कि और। ठीक है, चलो पूर्ण वर्ग बोल सकते हैं वर्ग संख्या को। तीन अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 223 है, 200 में 300 को 200 क्यों पढ़ रही है, मेरी आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं क्या? यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे कहा जा रहा है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का। और संख्याएं किसमें लिखी है? अवरोही क्रम में लिखी है। अब देखो आप ढूंढने लग जाओगे पागलपंती, ऑप्शन पे चले जाओ, इन सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगा लो। ठीक है, वैसे तो 3 संख्याएं बट सभी को लगा लो। मैंने 23 को लगा लिया, मैंने 19 ले लिया, फिर मैंने 17 ले लिया, फिर मैंने 13 ले लिया। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ लिखना। ठीक है ना? तो अगर मैं इसका मल्टीपल करूंगी तो 9 3 27 7 आएगा लास्ट में। क्या इसमें 7 आ रहा है लास्ट में? नहीं आ रहा है, तो ये वाली तो संख्या नहीं होगी, ये चली गई। बचे क्या मेरे पास? ये 3 ऑप्शन बचे। तो मेरे को करने की जरूरत पड़ी क्या? कुछ भी नहीं करनी, मैं इसे भी रहने देती हूँ, इसे भी रहने देती हूँ। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मेरे पास क्या बची? ये बची। ठीक है ना? और कोई ऑप्शन नहीं है, 3 संख्या लेते हैं तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसका मल्टीपल करो, देखो 9 7 63, 3 आ रहा है लास्ट में, यहाँ 3 आ रहा है लास्ट में, करोगे तो यही आएगा आपका। ठीक है ना? अंतिम दो संख्या का गुणनफल 221 है, यहाँ से करोगे 7 या 21, 1 आ रहा है लास्ट में, 1 आ रहा है लास्ट में, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप संख्या लिख लो A, B और C। मेरे को AB बराबर क्या दे रखा है? 323। मेरे को BC बराबर क्या दे रखा है? 221। फिर आपको काट के देखना पड़ेगा, ऐसे क्या करना पड़ेगा? काट के देखना पड़ेगा। 17 से या 19 से काटो, फिर से 17 से या फिर 13 से काटो, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है ना? आप ऑप्शंस पे जाएंगे ज्यादा बेहतर होगा, ऑप्शन से ही करना है ऐसा कुछ। चलो, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? संयुक्त संख्या नहीं है इसका मतलब है कि प्राइम नंबर है वो। समझ रहे हो? संयुक्त संख्या नहीं है मतलब कि कंपोजिट नंबर नहीं है, तो क्या है? प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो 109 प्राइम नंबर थी, अभी हमने देखा, तो आंसर हो गया है आपका। ये संख्या 19 से कटेगी, ये क्या है आपका? 19 इंटू 11। ये संख्या 7 से कटेगी, ये क्या है आपका? 7 इंटू 7 दूनी 14 और 7 निम 63। ये भी संख्या 7 से कटेगी, ये क्या है? 7 इंटू 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ये आपका प्राइम नंबर है। ये क्या है आपका? प्राइम नंबर है। दिस इज प्राइम नंबर। समझ लो, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा दिमाग भी रखना है रे बाबा, ऐसा नहीं है। देखो जो हमने ऊपर आपको फिगर आपको समझाया था, अभी उसी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, नया कुछ भी नहीं आया है। समझ रहे हो? तो उसको एकदम से रट डालना है, एकदम से समझ लेना है, उसको रटना नहीं है, समझना है चीजों को। रटने से काम नहीं चलता आजकल। निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं मतलब कि जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। प्राइम नंबर हो दोनों प्राइम नंबर है तो उसमें तो कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? दो लगातार संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। यहां देखो, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं? इसमें कॉमन फैक्टर आ जाएगा क्या? 7। ये क्या है? 7 चौक 28। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 7 चौक 28 और 7 7 21, तो ये चला जाएगा। इसमें कॉमन फैक्टर आ जाएगा 3, ये चला गया। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। 21 और 7 21 और 8 7 56, 7 21 और 7 8 56, इसमें भी कॉमन फैक्टर आ गया भाई, इसमें भी आ गया। दिक्कत क्या है भाई, कहाँ है? निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं? सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। इसमें तो समय दे रखा है। यहां जाऊं तो 7 चौक 28 और 7, अच्छा आ रही 81 है ना, मैंने 91 पढ़ लिया। ये आपका आंसर हो जाएगा। 28 और 81 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है ना? ये 9 मेरी दिमाग है ना, आंखें मेरी चेक करवानी पड़ेंगी मुझे। ये इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा आपका। समझ लो, ये क्या है आपका? ये है आपका 28 और 81। इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28। इसका करोगे तो 9 निम 81। तो इसमें कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है। सहभाज्य संख्या मतलब जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो इसमें आपका कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा बाहर, इसमें आपका कॉमन फैक्टर 7 आ जाएगा बाहर, इसमें 4 भी आ जाएगा और इसमें आपका 2 भी बन जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कॉमन फैक्टर्स का कुछ भी नहीं होना चाहिए। दो लगातार संख्याएं भी क्या होती हैं? को प्राइम होती हैं। जैसे कि मैंने कुछ भी ले लो आप, 14 15 मैंने आप एग्जाम्पल दिया था आपको।
आप कहीं से कुछ भी ले सकते हो, 81 और 82 भी ले सकते हो आप, समझ रहे हो। दो लगातार संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, को प्राइम नंबर होती हैं। आप 102, 112 और आप 113 भी ले सकते हो, कहीं से कुछ भी ले सकते हो आप। 988 और 89 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। क्या होती है, दो लगातार संख्या हमेशा को प्राइम होती है, एलसीएम प्रोडक्ट और एचसीएफ 1 होता है उसका। यहां से हमने चेक करना है कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। आगे बढ़े, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मतलब वो रूट से बाहर आनी चाहिए एग्जैक्ट। अगर मैं इस संख्या को रूट के अंदर लिख दूं 144 तो बाहर आ जाएगी, ये कितनी, 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, समझ रहे हो। तो ये रूट के अगर मैं 144 लिख दूं तो ये आ जाएगी। क्या ये संख्या रूट के अंदर में लिख दूं 136 तो आएगी, नहीं आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं आएगी बाहर एकदम, ये भी नहीं आएगी। ऐसे एकदम काटते चलना है, ऐसे करने नहीं बैठ जाना है रे बाबा, ठीक है। एकदम ऑप्शन को उड़ा देना है और जो सिखाया है मैंने पहले 4-5 पेज पे उसे ध्यान से सीख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो रूट से एकदम बाहर आनी चाहिए। पाई तो परिमेय संख्या है, ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है अपरिमेय संख्या है पाई तो, और हमसे कहा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन चला गया। अब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में क्या क्या नहीं आता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना, परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब हम इसे पढ़ेंगे ना तब डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में एक तो एक जीरो नहीं आता है, एक आपका 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता है और 8 नहीं आता है। ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में, के लास्ट में, लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में ये नहीं आता है। आता क्या क्या है, 00 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 नहीं आ सकता तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 8 नहीं आ सकता तो फिर 9 आ सकता है। ये अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट में इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, या तो 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा या फिर 0 0 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 8 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। पाई तो एक अपरिमेय संख्या होती है, 2 आ रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन क्या बचा, ये बचा। अब आपको पता करना है कि किसका स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर निकालने की ट्रिक पे नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे, नियर बाई कोई ऐसी संख्या पकड़ो जिसका स्क्वायर बनता हो। मैं अगर 80 का स्क्वायर करती हूँ तो 8 8 64, मैं अगर 80 का स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा, 8 8 64 00 6400। ये इससे छोटा है और लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है मतलब 4 या तो 2 या फिर 8 कि लास्ट में 4 आता है, ठीक है, स्क्वायर करो तो फिर 2 करेंगे तो 72 आ जाएगा और 78, ठीक है ना। तो 72 या 78 का होगा तो यह है 78 का, क्योंकि अगर आप 72 का करोगे तो 7 7 49 थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, तो ये 6000 के पास है, 6084 है, तो ये 78 का होगा। 78 का स्क्वायर करोगे तो 6084 आपको मिलेगा। आप करके देख लेना, ट्रिक नहीं है ये, समझ है, ये दिमाग की उपज है, दिमाग को थोड़ा सा लगाना है ऐसे। ये आप ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे मत करने लग जाना, ठीक है, ये नहीं करना है। इतनी पागलपंती करने का टाइम नहीं होता है एग्जाम में, आपने ऐसे करना है, थोड़ा सा समझ के करना है। चलो हटा दो इसको, रहने देती हूँ समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या रूट से एग्जैक्ट वैल्यू बाहर आ जानी चाहिए, है क्या। रूट क्यू रूट के 2 का एग्जैक्ट आएगा, नहीं आएगा। क्यू रूट के 8 आएगा, क्यू रूट के 8 क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बाकी 4 अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर होता तो 2 आ जाता है इसका, लेकिन क्यू रूट के अंदर है तो ये भी नहीं होगा, समझ रहे हो, ये क्यू रूट का है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। जो मैंने समझाया ना पहले 5-7 पेज पे, वो ध्यान से समझ लेना है उसको। सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखो मैं समझा रही थी सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर के अंदर आ जाएगी। रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में तोड़ा था, रियल नंबर को हमने किस में तोड़ा था, 2 पार्ट में तोड़ा था। एक कौन सा पार्ट था, रेशनल नंबर, एक था अपना रेशनल नंबर, और एक क्या था अपना इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर था, ठीक है ना, यही था या नहीं, आप कहोगे यस मैम था।
तो मैं ये कहूंगी कि हमसे कहा जा रहा है सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो नीचे से ऊपर जाएंगे सभी, ऊपर से नीचे आएंगे कुछ। तो मैं अगर मैं कुछ में लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ये है मेरे पास में रियल नंबर। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि कुछ रियल नंबर क्या होते हैं मेरे, रेशनल नंबर होते हैं। कुछ रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं और कुछ रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, कुछ रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। अगर मुझे सभी में लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगी कि सभी रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई, सभी रेशनल नंबर हमारा क्या हो जाते हैं, रियल नंबर हो जाते हैं, रियल नंबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रियल नंबर। दोनों को रियल नंबर के अंदर लिखना होगा तो बड़ा सा गोला बनाएंगे और ये आपका दोनों लिख देंगे। ये बड़ा वाला गोला किसका होगा, बड़ा वाला गोला होगा रियल नंबर का, रियल नंबर। और ये छोटा वाला गोला क्या होगा, ये होगा आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और ये होगा आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, स्पेलिंग क्या थे, मतलब भूल गई रे बाबा, ऐसे मत भूला करो भाई, मेरा दिमाग है ना, इतने जल्दी मत बदला करो। इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे भी कैसे, इसलिए मैं आपको समझा रही थी पहले वाले पेज पे कि ऐसे ऐसे से याद रखना है। क्वेश्चन आया, समझा आपने। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या, दो अंकों की। तो सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, 11। सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, 97। 100 तक हमने लिखा था। इनका हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है, अंतर। इनका पूछा है हमसे क्या, डिफरेंस। तो इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इनका, अंतर, वो आ जाएगा 97 में से 11 जाएगा तो 86। 86 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। डकार सी आ रही है, सच में कुछ खाया भी नहीं है और अभी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, कोई बात नहीं, क्लास करने के बाद मैं खाऊंगी पहले। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। एक, वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा भी अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या लिखवाया, कंपोजिट नंबर में जिसके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो एक हो गया, एक तो एक खुद से भी विभाजित हो रही है और भी मेरे से कहा जा रहा है कि अन्य में गुणनखंड होते हैं, तो 3 या 3 से ज्यादा तो कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या मतलब कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या थे बेटा, रेशनल नंबर थे हमारे पास में वो संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यही तो थे रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मुझसे कहा जा रहा है कि 5 से 7 के बीच में तो बहुत सारी संख्या आएंगी, 5.1 आ जाएगी, 5.2 आ जाएगी, 5.11 आ जाएगी, 5.21 आ जाएगी, 5.01 आ जाएगी। बहुत सारी नहीं आ जाएंगी, बहुत सारी आ जाएंगी। कहां तक आ जाएंगी, इनफाइनाइट, अनंत तक चली जाएंगी। कहां तक चली जाएंगी, अनंत तक चली जाएंगी। ये बहुत सारी बनेंगी, आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी रे बाबा। ठीक है, ऐसे लगाना है। चलो रूट के 2 और रूट के 3 का गुणनफल कितना होगा, ये मेरे से कहा जा रहा है। तो रूट के 2 और रूट के 3 का गुणनफल कितना होगा ये नहीं कहा जा रहा है, गुणनफल होने के बाद संख्या क्या होगी ये मेरे से कहा जा रहा है। तो इसका गुणनफल करेंगे तो रूट का 6 आ जाएगा। अब रूट का 6 जो है बाहर एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं इसकी, तो ये कभी कभी वाला तो चलेगा नहीं मामला, है ना। तो ये किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। ये हमसे कह रहे हैं कि कभी कभी परिमेय संख्या होगी, कभी कभी अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे कैसे हो जाएगी, कभी कभी मामला नहीं चलता रे बाबा, इसमें डायरेक्ट मामला चलता है, या तो होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो कभी कभी नहीं चलेगा। तो ये अपरिमेय संख्या होगी, बाहर एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं आएगी, रूट से लगभग में अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिखते हैं, तो इसका अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है ये मेरे से कहा जा रहा है। 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी, दो संख्याएं थी, एक तो 53 थी और एक 59 थी। तो ये 100 और 9 3 12 112 आपका आंसर आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, योग पूछा है, योग। तो 112 ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बस याद होनी चाहिए आपको ये सब। निम्न में से कौन सी जोड़ी अभाज्य संख्याओं की एक जोड़ी नहीं है? एक जोड़ी नहीं है अभाज्य संख्याओं की। तो 11 13 तो अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये आपका चला गया, ठीक है। जोड़ी नहीं है ये में से पूछा है, अभाज्य संख्याएं ये, ठीक है। 71 और 73 भी अभाज्य संख्याएं हैं। ये 131 अभाज्य संख्या है, लेकिन 133 अभाज्य संख्या नहीं है। 133 क्या है? एक भाज्य संख्या है। 19 सत्ते 133 आपका होता है। 19 सत्ते टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए, कहां तक? 25 तक। 19 सत्ते 133। नहीं आए तो छोटा छोटा करके 7 निम 63 6 7 7 और 6 13 ऐसे कर लिया करो, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़े हो जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अभाज्य संख्याओं की जोड़ी नहीं है, कौन सा होगा? ऑप्शन सी। बाकी सब क्या है आपका? अभाज्य संख्याओं की जोड़ी है। ये भी आपकी 191 भी अभाज्य संख्या है, और आपका 193 भी अभाज्य संख्या है। चेक करना मैंने बता दिया है आपको। इसके कोई ऐसी संख्या पकड़ेंगे जिसका स्क्वायर करेंगे, इसके नियर बाई में जाए, उससे छोटी प्राइम नंबर लिखेंगे, उससे डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो गई तो प्राइम नंबर नहीं है, डिवाइड नहीं हुई तो प्राइम नंबर है, ठीक है। चलो अभी हम आएंगे यहाँ पर और हम इनका सम निकालना सीखेंगे संख्याओं का। जैसे आपसे पूछ लिया जाए नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, होल नंबर का सम क्या होगा, ऑड नंबर का सम क्या होगा, इवन नंबर का सम क्या होगा, स्क्वायर कर दे तो सम क्या होगा, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपसे कहा जाए कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो एन ब्रैकेट में n प्लस 1/2 होगा। इवन नंबर का योग पूछ लिया जाए तो n ब्रैकेट में n प्लस 1 होगा। और नंबर का पूछ लिया जाए तो केवल n स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर कर दे स्क्वायर, तो n नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होगा? n ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होगा, ठीक है ना। अगर हम स्क्वायर कर दें किसका? n इवन नंबर का, केवल सम संख्याओं का, केवल सम संख्याओं का, तो 2n ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस का 1/3 होगा। क्या हुआ बेटा? अभी थोड़ी देर में क्लास खत्म हो रही है, अभी देते बेटा, ठीक है। ठीक है, ओके, दे रहे हैं, 2 मिनट रुकना। ये हो गया अपना, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, मतलब कि ऑड संख्याओं के स्क्वायर का सम कितना होगा, तो वो n ब्रैकेट में 2n प्लस का 1 2n माइनस का 1/3 होगा, ठीक है। अगर क्यूब कर दिया जाए तो n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है जी। चलिए अभी हम बढ़ेंगे आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, अब आपको लिखना पड़ेगा। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। अभाज्य संख्याएं क्या थी हमारी? 2 से शुरू हो रही थी, 2 2 3 5 7, ऐसे 8 संख्याएं मेरे को लेनी है। अब मेरे से ये भी कहा जा रहा है कि विषम, तो मैं 2 नहीं ले सकती, 2 के बाद अब मुझे 8 संख्याएं लिखनी है। तो 3 5 और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 7 7 के बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 और उसके बाद 23। 8 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, ठीक है। अब इनका सम हमसे पूछा है तो सम निकाल देंगे। ये और ये कितना हो जाएगा? 40 40 और ये आपका 30 70 70 और आपका 90, ठीक है ना। 70 और 90 90 और आपका 8 98 98, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कितना आ जाएगा? 98। दिस इज आंसर। 2 हमें नहीं लेना है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। मैं प्राइम नंबर आपको लिखवा रही थी, जोर दे रही थी, मैं आपको ये बोल रही थी कि 2 इवन प्राइम नंबर है हमारा, समझ रहे हो? बोला था ये नहीं, ऐसे मत बोलना कि मैम नहीं बोला था, कूट देंगे हम सच में। नहीं कूटेंगे रे बाबा, सॉरी। यहाँ आते देखो, 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये मेरे से कहा जा रहा है। 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 85 से छोटी मेरे को लेनी, तो क्या आ जाएगी? 84 आ जाएगी। अब n क्या है? n है कुल पदों की संख्या, तो यहां से हमारा n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 84/2, ठीक है ना। कुल पदों की संख्या सम लेना तो 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 2 चौक और 2 दूनी 42 संख्या होंगी, ठीक है ना। कितनी होंगी? 42। n बराबर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख देते हैं 42। n बराबर, अरे बाबा 42 लिखना है बाबा, अरे
क्या मेरे हाथ इतनी बेइज्जती मत कराया करो भाई। 42 संख्याएं होंगी हमारी जो कि सम होंगी, कहां तक? 85 तक, ठीक है। अब सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? ये होता है आपका n ब्रैकेट में n प्लस का 1, ये होता है। तो यहां से इनका सम क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा 42 इंटू का 43, ठीक है। तो 3 दूनी 6 आएगा, लास्ट में 6 के में दे रखा है तो 1806 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन हमेशा कहाँ होने चाहिए? आपकी खोपड़ी में होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपके खोपड़ी से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 1806 होगा। बाकी आप इसका कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। चलो, 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल। अब 281 तो एक ऑड नंबर है, तो लास्ट वाला 2 से लेकर के कहां तक जाएंगे हम? 280 तक जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से जो हमारा n होगा, n कितना आ जाएगा? 2 1 2 2 चौका 8, 140, 140 आ जाएगा n। अब n 140 है तो सम कितना आ जाएगा? सम आ जाएगा हमारा n ब्रैकेट में n प्लस का 1, ठीक है, यही होता है। तो 140 इंटू का 141। अब देखो लास्ट में 0 आएगा और 0 एक में दे रखा है, तो दिस इज आंसर। ऑप्शन कहाँ होना चाहिए? हमेशा आपकी खोपड़ी के अंदर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर नहीं होता, एक से ज्यादा ऑप्शन होते तो फिर कर लेते, इतना छोटा तो है, बड़ी बात तो थी नहीं, ठीक है। चलो, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? वर्गों का योग क्या होता है भाई? वर्गों का योग होता है आपका n ब्रैकेट में n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 अपॉन 6, यही होता है, ठीक है ना। अब यहां से हमारा n बराबर कितना आ जाएगा? 12 तक है तो 12 आ जाएगा n 12 है तो सम कितना आ जाएगा? सम आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 1 करेंगे 13, 12 दूनी 24 और 1 25 बट्टे 6, 6 से इसको डिवाइड करो 12 को, 2 बार जाएगा, 25 दूनी 50 और 13 पंजू 65, 650। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। गर्दे गर्दे एकदम उड़ा देने सारे फॉर्मूले याद करके, सोचना विचारना नहीं है, सोचने विचारने का टाइम नहीं होता है। 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। घनों का योग क्या होता है? योग सम, ठीक है ना। क्या होता है? वो होता है हमारा n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा क्या? सम घनों के, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का सम। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा, यहां से हम सम करेंगे, क्या आ जाएगा? 10 इंटू का 11 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। ये 2 से काटोगे 5, 11 पन्ना 55, 55 का स्क्वायर करेंगे तो 55 25 और 5 6 30, ये आपका 3025 आंसर। दिस इज राइट आंसर। आधे से ज्यादा कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए वो, ठीक है। तो 3025 आज का आंसर, लास्ट वाला, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। आगे हम कल क्लास करेंगे, यहाँ से आगे बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं एक दिन में कराना पॉसिबल नहीं है, 4 क्लासेस मैंने रखी हैं, हर चीज कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जो हमारे पेपर में आया हुआ है, अभी तक रेल में पूछा गया वो भी, पूछे जाने की संभावना है वो भी, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसको एक कॉपी पे लिखना है विद सॉल्यूशन, उसका बार बार प्रैक्टिस करनी है, फिर भी नहीं आ रहा है मेरे से पूछना है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे हैं, सेट लगाना शुरू कर दो। अब आप समझ रहे हो, अगर आप सीरियस हैं सिलेक्शन को लेकर के तो डेली का एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप, प्रीवियस ईयर का लगा लो चाहे नया लगा लो, उसका डीप एनालिसिस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेपर पे जाएंगे। ऐसे नहीं है मैंने आज एक पेपर लगाया मैम, कल भी मैंने एक पेपर में लगाया मैम, परसों भी मैंने एक पेपर लगाया मैम, बट मेरा स्कोर बढ़ नहीं रहा है। बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हम उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हैं अच्छे से। जब तक आप उसका डीप एनालिसिस नहीं करोगे, स्कोर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज हमारी गलत हो रही है उन्हें सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम, और सही करने की कोशिश नहीं करोगे तो आप आज जहां हो 10 दिन बाद भी वही होंगे, और आज जहां है 10 दिन बाद वहां ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एकदम डीप एनालिसिस, चाहे रीजनिंग हो गई, चाहे मैथ हो गया, चाहे जीएस हो गई, कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो गलत क्यों हुआ है, आगे से गलत नहीं होना चाहिए, ये आपके अंदर आना चाहिए दिमाग में। अगर दिमाग थोड़ा सा हिलडुल रहा है कि नहीं बाद में करूंगा, तो थप्पड़ जोर से लगाने का खुद को, मैं तो लगाती हूँ खुद को, आप भी लगा लिया करो कभी कभी, ठीक है। एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का गलत हुआ है वो आपकी नोटबुक में होना चाहिए विद सॉल्यूशन,
और बार-बार सुबह उठ के 1-2 घंटा उसका प्रैक्टिस करो। मैथ का है, रीजनिंग का है प्रैक्टिस, जीएस का है रिवीजन एकदम ऐसा खतरनाक वाला। फिर सिलेक्शन देखो कैसे नहीं होता है। फिर आपकी जो रील देखने में ऐसे-ऐसे लग जाते हो ना, ये 3-4 दिन में सब रील छूट जाएँगी आपके, अपने आप से छूट जाएँगे, छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आगे का ज्ञान भी नेक्स्ट क्लास में ही देंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।